देखो बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो अगर इन वैल्यूज को इन एक्सप्रेशन में डालें हैं तो अपने को मिल रहा होगा क्यू इंटू ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ क्यू इंटू वी। ठीक है, यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है टर्म उसको हटाओ तो अपने को मिल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। देखो यहाँ जानने वाली ये बात है बच्चों कि इधर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इधर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये इधर वेक्टर क्वांटिटी है और जो ग्रेड ऑपरेटर में पोटेंशियल डाला हुआ है बच्चों, ग्रेड ऑपरेटर में जो पोटेंशियल डाला हुआ है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो जाहिर सी बात है जो ग्रेड ऑपरेटर होगा वो वेक्टर ऑपरेटर होगा। क्या होगा बच्चों, तभी तो एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर से अपन इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, ग्रेड जो ऑपरेटर होता है बच्चों, ग्रेड को अपन टिल्डा दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे सर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो जो नेगेटिव साइन बता रहा है बच्चों ये बता रहा है कि अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। ठीक है, देखो अगर मैं देखूं तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ सेकंड पॉइंट है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ पॉइंट। तो अपन देखें तो अपन यहाँ कंक्लूजन निकाला है कि जो पोटेंशियल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मूव करते हैं बच्चों तो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इक्वल टू V4। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि इक्विपोटेंशियल लाइन जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो देखो अपन देख चुके हैं जो ग्रेड ऑपरेटर होगा बच्चों, ग्रेड ऑपरेटर होगा वो वेक्टर ऑपरेटर होगा। तो देखो तो ग्रेड ऑपरेटर को अपन डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो आई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड ऑफ के कैप। ठीक है, तो अगर इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कार्टेशियन सिस्टम में लिखते हैं बच्चों तो क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डो वी बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो वी बाई डो आई जे कैप प्लस डो वी बाई डो जेड के कैप। ठीक है, देखो ये क्या है बच्चों, डो बाई डो एक्स, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट से ट्रीट होगा। ठीक है बच्चों, अगर वाई और जेड है, अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बेसिक मैथ्स में अपन जान चुके हैं, तो होगा क्या बच्चों, देखो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूं तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप लिखूंगा। इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ई एक्स की वैल्यू नेगेटिव ऑफ डो बाई डो एक्स आ रहा होगा, ई वाई की वैल्यू नेगेटिव ऑफ डो बाई डो वाई आ रहा होगा, ई जेड की वैल्यू नेगेटिव ऑफ डो बाई डो जेड आ रहा है, यहाँ ई वाई जो है नेगेटिव ऑफ डो बाई डो वाई आ रहा होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन मैग्नीट्यूड निकालें बच्चों तो आपको पता है आई कैप जे कैप और के कैप क्या होता है, ये तीनों जो होता है ये यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ना। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और तीनों क्या होता है, एक ये जो जेड एक्सिस है ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तीनों जो यूनिट वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों जो क्वांटिटीज होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, और तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों तो इस केस में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने आता है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर तब होगा जब अपन इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जो पहला न्यूमेरिकल है वो है कि जो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों वो ये है, देखो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अगर Vx जो है वो वैरी कर रहा है, अगर मान लो Vx वैरी कर रहा है, ठीक है 4x स्क्वायर, Vx वैरी कर रहा है 4x स्क्वायर, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,1। ठीक है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, यह है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है बच्चों
कि अगर इस पॉइंट मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे अगर +2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना आ रहा होगा, तो आपको निकालना है Fc की वैल्यू कितनी आ रही होगी। ठीक है, चलो सॉल्यूशन, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों, अगर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखो क्या आ रहा होगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन है, तो जो ex आ रहा होगा वो -dv/dx आ रहा होगा। देखो तो नेगेटिव ऑफ d 4x² डिवाइडेड बाई देखो dx। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट करें तो अपने को मिल रहा होगा देखो -8x। ठीक है, कहाँ पे निकालना है, x = 1 पे। x = 1 पे जो ex की वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो -8 × 1 = -8 वोल्ट पर मीटर आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं बच्चों तो जो ex की वैल्यू आ रही होगी वो -8 I वोल्ट पर मीटर आ रही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यह है पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अगर मैं पार्ट 2 का सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों तो देखो अपने को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे है और वहाँ चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स की जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है Q × E। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ इसको तो 2 कूलम का चार्ज है और -I, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, देखो इसको मैं निकालूं तो -16I न्यूटन आ रहा होगा। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं बच्चों तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो 16 न्यूटन आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इसको अपन देखें तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 16 -I। ठीक है, नेगेटिव साइन वेक्टर क्वांटिटी में क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन अपन बात कर चुके हैं पहले से। ठीक है बच्चों, तो देखो जो अगला सवाल है वो कुछ ऐसा है कि इसका मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जो अगला सवाल है बच्चों वो कुछ ऐसा है कि v की वैल्यू इस बार गिवन है अपने को 6x - 8xy - 4y - 4yz। ठीक है, ये वैल्यू अपने को गिवन है। ठीक है, अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। ठीक है, दूसरा इफ +2 कूलम चार्ज इज placed at 1,1,1, then find the magnitude of force on it। ठीक है, चलो तो अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें तो अपने को पता है कि अगर मैं E को किसी पॉइंट पे लिखता हूँ तो अपन लिख सकते हैं EXI, ठीक है, प्लस EYJ, ठीक है बच्चों, और EZK। EX की जो वैल्यू आती है बच्चों वो -dv/dx आती है, और जो EY है वो -dv/dy आती है, और जो EZ है बच्चों वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर अपन EX को कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो अपने को इस एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। जो एक्सप्रेशन है वो है 6x - 8xy - 4y - 4yz। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो 6 आ रहा होगा। देखो इसमें -x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y को भी ट्रीट करूंगा कांस्टेंट के जैसे, तो बाहर निकाल दूंगा। अपने को डिफरेंशिएशन आता है 11th क्लास में सीख के आए हैं। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे
वाई है, सिर्फ वाई और कांस्टेंट, तो ओवरऑल टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। इस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये सब टर्म का कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ बच्चों, तो ये कितना आ रहा होगा, -6 + 8y, ये आ रहा होगा आई कैप, ठीक है, आई कैप मत डालो अभी, ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स को अगर अपन 1,1,1 पे कैलकुलेट करें, तो जो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ रही होगी वो -6 + 8 × 1 आ रही होगी। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 न्यूटन आ रहा होगा ना, यहाँ तक 2 न्यूटन आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा ना, नहीं होगा। चलो, अगर सिमिलरली अपन EY कंपोनेंट निकाले बच्चों, तो बताओ क्या मिल रहा होगा। अगर EY निकालते हैं तो देखो, अगर मैं EY कैलकुलेट करूं तो नेगेटिव ऑफ dy एक्सप्रेशन है 6x - 8xy - 4y z, ठीक है। तो EY का कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो देखो ये माइनस बाहर, ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ y का कोई टर्म नहीं है, 0, यहाँ y का टर्म है x कांस्टेंट, तो -8x, यहाँ y है तो -4, यहाँ y है तो -4z, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं EY को बच्चों 1,1 पे कैलकुलेट करता हूँ, तो नेगेटिव यहाँ डालूंगा तो -8 - 4 -4, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, देखो इसको कैलकुलेट करते हो बच्चों, तो देखो कितना आ रहा होगा। अगर इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो चेक करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ रहा होगा -16, और माइनस बाहर लगा हुआ है, तो ये आ रहा होगा +16, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, सिमिलरली अपन अगर EZ कंपोनेंट कैलकुलेट करें, तो -∂z पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मेरे को इस टर्म को, ठीक है। चलो, इसका अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये टर्म 0, क्योंकि z का टर्म ही नहीं है, यहाँ भी 0, z का कोई टर्म नहीं है, यहाँ भी 0, z का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे -4y आ रहा होगा। तो अगर EZ कैलकुलेट करें 1,1,1 पे, तो जो वैल्यू बाहर निकल के आ रही होगी बच्चों, वो माइनस का 4 आ रहा होगा, तो 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखूं, E लिखूं बच्चों अब 1,1,1 पे, तो मैं EX जो निकाला हूं उसको लिखूंगा आई कैप, प्लस जो EY निकाला इसको लिखूंगा जे कैप, ठीक है। EZ जो निकाला बच्चों 4k कैप। कोई दिक्कत, ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इस पॉइंट पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई, तो यहाँ से इसका मॉड निकाल सकते हो। मॉड निकालोगे बच्चों तो देखो क्या आ रहा होगा, 4 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 256, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हो तो देखो कितना निकल के बाहर आ रहा होगा, ये 20 और ये 276 आ रहा होगा ना, देख लो 276 आ रहा होगा। तो अगर मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है बच्चों, तो मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फोर्स को अगर वेक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहूँ तो अपन कैसे निकालेंगे, फोर्स = Q × E वेक्टर। 2 कूलम का चार्ज था, E वेक्टर तो निकाल चुके हैं अपन, कहाँ है देखो यहाँ, तो यहाँ रहा हुआ 2i कैप, ठीक है, प्लस 16j कैप प्लस 4k कैप, एग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ रहा हुआ 4i कैप प्लस 32j कैप प्लस 8k कैप। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे मॉड कैलकुलेट करा लो तो कैलकुलेट कर लेना, मॉड कैलकुलेट करा लेगा तो देखो 4 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है इस बार कि देखो, सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 अपॉन, ठीक है, 100 अपॉन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 अपॉन एक्स है, तो आपको बताना है डेल्टा वी, बिटवीन, ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। यही सवाल है। ठीक है, देखो इसका अगर अपन सॉल्यूशन करें तो अपन देखे थे कि जो डेल्टा वी आता है बच्चों, डेल्टा वी आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा, क्योंकि dr आता है तो मैं dr कर दूंगा नेगेटिव। ठीक है, तो देखो मैं dv कैलकुलेट करूं तो x की वैल्यू डालो यहाँ और dx, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 1 से 2 तक। इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 ln, ठीक है, देखो 100 ln कितना आ रहा होगा, 2 माइनस ln 1, ये यही आ रहा होगा ना बच्चों, यही आ रहा होगा। चलो ठीक है, तो देखो तो जो डेल्टा वी आ रहा होगा बच्चों, इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो ये आ रहा होगा 100, इसको इधर लाओ तो ln1 माइनस ln2 आ रहा होगा। आपको मैं बताया था कि ln a माइनस ln b की वैल्यू जो होती है ln a बाई बी आ रहा है, तो ये होगा ln1/2। जो डेल्टा वी आ रहा होगा ये इतना आ रहा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ भी ln2 की वैल्यू डालोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा 0.693 इंटू 100 करोगे तो ये आ रहा होगा, देखो 100 करते हो तो 69.3, ठीक है, नेगेटिव का आ रहा होगा। ठीक है, यही आंसर आ रहा होगा इसका। ठीक है ना बच्चों, ln2 की वैल्यू और इंटू 100 कर दिया तो डेल्टा भी इतना वोल्ट आ रहा होगा। ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। तो अगर अपन नोट कुछ लिखते हैं बच्चों, तो कुछ नोट्स देखें तो नोट्स ये है कि बच्चों देखो कि जो पहला है वो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे अभी कि माइनस ऑफ dv बाई dr, इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वीआर ग्राफ, ये हुआ ना, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं बच्चों, तो डेल्टा वी निकालू तो देखो, अगर डेल्टा वी निकालता हूं बच्चों, डेल्टा वी निकालो तो अगर यहाँ से डेल्टा वी निकालते हो तो आ रहा होगा, देखो नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी इंटीग्रेशन ओवर ई टी आर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को डेल्टा वी निकालना है बच्चों तो डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समीशन, समीशन का मतलब एरिया ऑफ ई आर ग्राफ, एरिया ऑफ ई आर ग्राफ। अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ दिया है तो उसका एरिया निकालेंगे और उसका नेगेटिव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी इस कंसेप्ट के बिहाफ पे भी सवाल फ्रेम कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इस कंसेप्ट के बिहाफ पे भी सवाल फ्रेम कर लिया जाता है। ठीक है, देखो तो अगर एक सवाल देखें, इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी कि देखो ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है, ये वी आर ग्राफ है। ठीक है बच्चों, ऐसा ऐसा कर दो। ठीक है, देखो ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है यहाँ से, और ये थर्ड रीजन है। ठीक है, ये फोर्थ रीजन है। ठीक है, अपने को ये बताना है यहाँ पे मान लो θ2 है और यहाँ θ3 है। ठीक है, देखो अपने को सवाल में ये पूछा है कि आपको वो रीजन बताना है जहाँ पे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ठीक
ठीक है, ये छोटा सवाल है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखोगे कि अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो ग्राफ अपने को गिवन है वी आर, उसका क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा वैल्यू उसका नेगेटिव। तो बच्चों अगर मैं स्लोप निकालता हूँ वी आर ग्राफ का और उसका नेगेटिव करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अपन देखें, सोच लो, फटाफट सॉल्व कर लो। अगर इसका सॉल्यूशन बनाते हो, आपको पता है कि इस रीजन में और इस रीजन में, रीजन 1 और रीजन 4 में जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो पहले से तो ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है, कहाँ, रीजन 1 एंड 4 में, ठीक है। दूसरा बच्चों देखें तो अपन देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dB बाई dr इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan थीटा, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं, ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ y2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसको x मान लो, तो ये भी x होगा, इक्वी डिस्टेंस है ना बच्चों। ये थोड़ा सा ड्राइंग का है ना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ये x है और ये भी x वैल्यू है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं रीजन 2 की बात करूं, अगर रीजन 2 की बात करूं बच्चों, तो रीजन 2 में जो E2 आ रहा होगा वो माइनस ऑफ tan थीटा 2 आ रहा होगा, मतलब नेगेटिव ऑफ दिस बाई दिस y2 बाई x, ठीक है। तो जो E2 की वैल्यू आ रही होगी ये आ रही है। अगर मैं E2 का मैग्नीट्यूड निकालूं बच्चों तो ये आ रहा होगा y2 बाई एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर मैं रीजन 2 की बात करता हूँ, सॉरी रीजन 3 की बात करता हूँ, अगर रीजन 3 की बात करें तो जो मेरे को E3 बाहर निकल के आ रहा होगा बच्चों, वो आ रहा होगा नेगेटिव ऑफ tan थीटा 3। अगर मैं यहाँ वैल्यू डालूँ थीटा 3 का तो ये आ रहा होगा दिस डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस, और इसको मैं बोल रहा हूँ y3 जो कि यहाँ तक है, ये y3 है, ठीक है बच्चों, ये y3 है। तो यहाँ पे आ रहा होगा नेगेटिव ऑफ y3 बाई एक्स, ठीक है। चलो, यहाँ पे कोई दिक्कत, और ऑलरेडी नेगेटिव है तो tan थीटा नेगेटिव आ रहा हो तो ये प्लस में y3 बाई एक्स आ रहा है। अपन बात किए हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का, तो अगर E3 का मैग्नीट्यूड देखें बच्चों तो y3 बाई एक्स आ रहा होगा। चूंकि यहाँ अपने को दिख रहा है कि y2 इज ग्रेटर देन y3 है, इसीलिए E2 का मोड जो होगा वो बड़ा होगा E3 के मोड से। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो जो मैक्सिमम है वो कहाँ मिल रहा होगा, E2 पे। कहाँ मिल रहा होगा, E2 पे मिल रहा होगा, ठीक है। रीजन कौन सा है, सेकंड, तो मैक्सिमा जो मिल रहा होगा वो सेकंड रीजन में मिल रहा होगा, ठीक है बच्चों। सेकंड रीजन में मैक्सिमा मिल रहा होगा अपने को, ठीक है। चलो अपन एक और सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है बच्चों कि इस बार ER ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया है, इस बार अपने को ER ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस बार देखो सवाल ऐसा दिया हुआ है फ्रेम करके अपने को, चलो ER ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। चलो VR ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी यहाँ VR ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। VR ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है, ठीक है। ये है 4 मीटर, ठीक है, ये है 8 मीटर और यहाँ है 16 मीटर, ठीक है बच्चों। और ये 20 है और यहाँ एक लाइन है 4 का, ठीक है बच्चों। आपसे सवाल ये पूछा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहला कहाँ पूछा है बच्चों, पहला जो पूछा है वो है एट x इक्वल टू 3 मीटर। जो दूसरा सवाल पूछा है वो पूछा है एट x इक्वल टू 5 मीटर, और जो तीसरा सवाल है बच्चों वो है 10 मीटर पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ लिए होंगे। तो अपने पास फॉर्मूला है, अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें बच्चों, सॉल्यूशन मैच कर लेना। अगर सॉल्यूशन मैच करते हैं तो x इक्वल टू 3 लाइन कहीं यहाँ आ रहा होगा,
एक्स इक्वल टू 3 लाइन आ रहा होगा। एक्स इक्वल टू 3 लाइन के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है बच्चों, एक्स इक्वल टू 3 लाइन के लिए ये पॉइंट होगा, तो यही तो लाइन होगी और इसका अपन स्लोप निकाल लेंगे। तो अगर मैं पहला सॉल्यूशन बनाऊं एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी माइनस dB बाई dr, ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस ये थीटा मतलब tan थीटा बराबर दिस बाई दिस, तो माइनस का 20 बाई कितना आ रहा होगा, दिस बाई दिस 4, तो ये आ रहा होगा -5 न्यूटन पर कूलम। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं सेकंड का सॉल्यूशन बनाऊँ बच्चों, तो सेकंड में देखो एट एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 जस्ट यहाँ लाइन होगी, उसके करस्पॉन्डिंग v यहाँ मिल रहा होगा और v क्या है, कांस्टेंट है। एक्स इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग v क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 वैल्यू मिल रही होगी। सिमिलरली अगर तीसरे का मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ बच्चों, तो तीसरे का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 10 पे ना, x इक्वल टू 10 मान लो कि यहाँ पे x इक्वल टू 10 यहाँ पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग का कहीं पॉइंट यहाँ मिल रहा हुआ, और ये पॉइंट इस केस में क्या है, इस केस में v जो है लीनियरली वैली कर रहा है ना, तो इस केस में अगर अपन स्लोप निकालते हैं, ठीक है, ये स्लोप निकालते हैं, तो एट एक्स इक्वल टू 3 पे स्लोप निकालोगे तो देखो स्लोप क्या होता है, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, ठीक है। तो स्लोप अगर इसका स्लोप तो नेगेटिव आएगा, तो जो e की वैल्यू आ रही होगी बच्चों नेगेटिव ऑफ चेंज इन y मतलब 20 माइनस, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों, ठीक है, 0 माइनस 20 ना, सॉरी यहाँ 0 माइनस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 माइनस कितना आ रहा होगा, 16 माइनस ये वाली वैल्यू 8, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो बताओ कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा -20 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे देखो 8, तो ये आ रहा होगा अपने को, कैलकुलेट करोगे तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 5/2 आ रहा होगा, मतलब 2.5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये वैल्यू अपने को निकल के बाहर आ रही होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो एक और सवाल है, सवाल ये है कि इस बार ER कर्व दिया हुआ है, ठीक है, इस बार ER कर्व दिया हुआ है, और अपने को सवाल ऐसा पूछा, एक ER कर्व दिया हुआ है, अपने से सवाल पूछा कि आप ये बताओ कि यहाँ 10 मीटर है, ER कर्व है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को गिवन है मैक्सिमम 20, ठीक है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है 1, ये पॉइंट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है 2, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है 2, ठीक है। अपने को ये निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट 2, क्या निकालना बच्चों, फाइंड द potential at point 2 when potential at point 1 is 5 वोल्ट, हाँ ठीक है। चलो तो ER कर्व है, तो ER कर्व का, ठीक है, अगर अपने को ER ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, तो अपने को पता है कि ER का अगर एरिया का नेगेटिव करूंगा तो डेल्टा V निकलेगा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ ER ग्राफ, यही ना बताया था बच्चों, ER ग्राफ का नेगेटिव ले लो और उसका एरिया निकाल लो तो डेल्टा V निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अपन ये देख रहे हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, नेगेटिव, एरिया कितना आ रहा होगा ट्रायंगल का, ठीक है, इसका एरिया निकालोगे तो नेगेटिव ऑफ कितना आ रहा होगा, 100 वोल्ट आ रहा होगा, नेगेटिव का 100 वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो नेगेटिव का 100 वोल्ट है, तो नेगेटिव का 100 वोल्ट है, तो ये V2 माइनस V1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मैं V2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो V1 नेगेटिव ऑफ 100 वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो V1 की वैल्यू गिवन है, यहाँ डाल दो
यहाँ डालोगे तो ये आ रहा होगा। तो V2 की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही होगी बच्चों, वो आ रही होगी नेगेटिव ऑफ 95 वोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ तक बातें तो क्लियर होगी, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है, सवाल इस बार फटाफट समझ समझ के लिखते जाओ, कोई डाउट है तो पूछ लेना। देखो सवाल ऐसा है इस बार, यहाँ सवाल है ऐसा। ठीक है, सवाल में ये है सवाल, देखो ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर एक्स इन मीटर है, इधर भी एक्स इन मीटर है ना। ठीक है, ए पॉइंट 2 मीटर, ठीक है, बी पॉइंट 4 मीटर पे है, और यहाँ सी पॉइंट है वो 6 मीटर पे है। ठीक है, सी पॉइंट जो है 6 मीटर पे। कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे एक 4 वोल्ट की लाइन गई हुई है, यहाँ से गई हुई है, देखना ये यहाँ से मिला और यहाँ से, यहाँ एक पॉइंट सी है। ठीक है, ये 2 वोल्ट की लाइन है। ठीक, ऐसी लाइन है। आपको ये बताना है, जो पहला सवाल है इसमें वो ये है कि ई एक्स की वैल्यू कितनी है, दूसरा ई वाई की वैल्यू कितनी है, और तीसरा जो है वो ई की वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करना है। चलो, तो अगर पहला सॉल्यूशन बनाए बच्चों, तो अपने को ई एक्स पता है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पकड़ो एक्स और डेल्टा वी पकड़ो, तो डेल्टा वी कितना आ रहा होगा, डेल्टा वी आ रहा होगा नेगेटिव ऑफ वी बी। ठीक है, देखो नेगेटिव ऑफ वी बी माइनस बी है, और डेल्टा एक्स देखो एक्स बी माइनस एक्स है। तो एक्स बी और एक्स से पता है, और डेल्टा बी और डेल्टा से पता है। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये नेगेटिव मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वी ए सॉरी यहाँ माइनस वी बी डिवाइड बाई एक्स बी माइनस एक्स है। तो यहाँ जैसे ही वैल्यू डालोगे तो आपको मिल रहा होगा 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कैलकुलेट करते हो तो -1 आई कैप वोल्ट पर मीटर आ रहा होगा। सिमिलरली आप अगर ई वाई कैलकुलेट करते हो बच्चों, सिमिलरली अगर ई वाई कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके देख लेना, जो ई वाई की वैल्यू आ रही होगी वो 2 वोल्ट पर मीटर आ रही होगी। सिमिलरली जो ई वाई आ रही होगी वो 2 वोल्ट पर मीटर जे कैप में आ रही होगी। ठीक है, ये पहला, ये है दूसरा। ठीक है, चलो तीसरा, तो ई को आप लिख दोगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो ई एक्स की वैल्यू लिखते हो तो देखो कितना आ रहा होगा, -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, सॉरी ये आ रहा होगा इतना ना वोल्ट पर मीटर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो कितना रहा होगा मैग्नीट्यूड, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ रहा होगा √5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसको मैं इसे दिखा रहा हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो अब अपन बात करने जा रहे हैं, एक छोटा सा सब टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब नाम से क्लियर है कि इक्वी मतलब क्या होता है, सेम और पोटेंशियल। तो ऐसा पॉइंट्स का लोकस जिस पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, देखो locus of all the points where potential at each points are same। ठीक है, तो अपन इसको लिखे हैं
तो लोकस ऑफ ऑल द सच पॉइंट्स लिखो, लोकस ऑफ ऑल द such points where potential is same। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम हो, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि द सरफेस at which the surface at which ठीक है, potential of all the points are equal is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो वैसा सरफेस बच्चों जहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो तो अपन क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ऐसे सरफेस को अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक पॉइंट चार्ज का केस लूँ बच्चों, मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे अपने को पता है कि फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, अपन देख चुके हैं, तो ये फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है ऐसे। ठीक है, अगर इसके लिए अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो अगर इसकी अपन प्रॉपर्टी देखेंगे तो उससे बातें क्लियर होगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो आ रहा है पॉइंट सरफेस के लिए, ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अपन एक यहाँ पॉइंट लें तो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 4 है। ठीक है, और यहाँ एक 5 है। तो देखें तो V1 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, क्योंकि ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू V5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ कोई दिक्कत? देखो सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होता है बताओ? अपन बात कर चुके हैं कि सरफेस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल। तो ये बात याद रखना, जो सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है बच्चों वो इक्विपोटेंशियल होता है। क्या होता है? इक्विपोटेंशियल। यहाँ तो कोई दिक्कत? जो सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज है जिसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती है? इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। सिमिलरली जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का केस लिए थे। ठीक है, तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है बच्चों। ठीक है, देखो जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है बच्चों, ठीक है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। कोई दिक्कत? ये तब होगा जब स्टैटिक कंडीशन होगा। क्या होगा बच्चों? स्टैटिक कंडीशन। तो अपने को ये बात पता है, सिंस जो सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है, सरफेस ऑफ जो कंडक्टर होता है बच्चों, अभी अपन लिखे थे ऊपर कि वो इक्विपोटेंशियल होता है। ठीक है, और अपने को ये बात पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर गिरती है। तो यही कारण है कि अगर मान लो कि ये कंडक्टर है, ये अगर कंडक्टर है तो ये इक्विपोटेंशियल होगा। ठीक है, जब इक्विपोटेंशियल होगा तो इस पे जो भी फील्ड लाइंस इंटर करेगी या इससे निकलेगी, ये तो कंडक्टर पे चार्ज का नेचर बताएगा, वो परपेंडिकुलर आ रही होगी। क्या आ रही होगी? परपेंडिकुलर। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट अपन देख चुके हैं, तो ये
परपेंडिकुलर। मैं एरो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एरो ये डिसाइड करेगा कि इस कंडक्टर पे चार्ज का नेचर क्या है। बस अपन ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर इक्विपोटेंशियल है कंडक्टर का सरफेस, तो कोई भी चार्ज अगर मैं कंडक्टर के सरफेस पे लेके मूव करूँ तो वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि डेल्टा भी तो 0 आ रहा होगा ना। तो अगर अपन तीसरा पॉइंट देखें, वर्क डन इन moving a charge q on equipotential surface is 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैंने क्या किया, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया ए, यहाँ दिया बी और यहाँ दिया सी। ठीक है बच्चों, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बंदा है, इसके हाथ में प्लस क्यू चार्ज है, इसके थोड़े बाल भी हैं। ठीक है, चलो अगर ये बंदा यहाँ से यहाँ आता तो हमने बोला इस पाथ से ये बंदा चल के यहाँ से यहाँ आया तो मैंने बोला वर्क डन 1 हुआ। यही बंदा यहाँ से यहाँ गया, वर्क डन 2, और यही बंदा यहाँ से यहाँ गया, वर्क डन 3। क्योंकि ये बंदा मूव इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बंदे ने मूव किया, तो हर एक के केस में जो वर्क डन आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? Q इंटू डेल्टा वी, और Q इंटू मैं इसका पोटेंशियल V बोलता हूँ, V बोलूँगा तो V माइनस वी इक्वल टू 0। तो जो वर्क डन होगा वो तीनों के केस में इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि बंदे ने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ट्रैवल किया। वट एवर विद द अमाउंट ऑफ चार्ज द हैंड ऑफ दिस बंदा, इस बंदे के हाथ में कोई भी चार्ज हो, अगर ये बंदा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे उस चार्ज को लेके दौड़ रहा है तो वर्क डन जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, अपन ये बोले हैं कि यहाँ पे VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू V। ठीक है, इक्विपोटेंशियल तो तभी होगा ना बच्चों। ठीक है, देखो अपन देखते हैं डिफरेंट चार्ज अरेंजमेंट के चलते बच्चों जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसका शेप कैसा होता है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो अगर एक पॉइंट चार्ज है, अगर मैं पॉइंट चार्ज को देखूं तो पॉइंट चार्ज प्लस माइनस दोनों हो सकता है। चलो, तो अगर प्लस चार्ज देखूं तो सबसे पहले मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा, इससे फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी, इससे फील्ड लाइन बाहर निकल रही हो बच्चों। तो अपने को एक बात पता है कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। देखो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है वो क्या बन रहा है? स्फेरिकल। क्या बन रहा है बच्चों? तो पॉइंट चार्ज के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है बच्चों वो कैसा बनता है? स्फेरिकल बनता है। ठीक है, अगर मैं लाइन चार्ज की बात करूं तो देखो, तो लाइन चार्ज के केस में सिलिंड्रिकल बनता है। लाइन चार्ज के केस में सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। कैसे? जैसे मान लो ये लाइन चार्ज है, ठीक है, तो इसके चलते अपने को सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना पड़ेगा, तभी तो फील्ड लाइन ऐसे है, तो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ निकल रही होगी तो सर्कुलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही रीजन है बच्चों कि इस केस में जो है क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो सिलिंड्रिकल नेचर का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर मैं इनफाइनाइट सीट का केस लूँ बच्चों, तो इनफाइनाइट सीट के केस में सोचो कैसा बन रहा होगा
इनफाइनाइट सीट के केस में बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बन रहा होगा। देखो, तो अगर मैं तीसरा केस लूँ, वो है इनफाइनाइट सीट। अगर मैं इनफाइनाइट सीट का केस लेता हूँ बच्चों, देखो वो इनफाइनाइट सीट है, ठीक है, वो इनफाइनाइट सीट है, सो मान लो प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस सिग्मा बोल दिया ना, तो इससे फील्ड लाइंस कैसे निकल रही होगी, वैल्यू भी देख चुके हैं। तो इसके चलते अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बन रहा होगा। मान लो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन, ठीक है। चलो देखो, ये थे डिफरेंट अरेंजमेंट। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं छोटा सा, कि सवाल ये है, देखना कि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ सेकेंड पॉइंट है और यहाँ थर्ड पॉइंट है, ठीक है, एक और ले लो, यहाँ फोर्थ पॉइंट है। ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम अपने को गिवन है, ठीक है। ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 40 वोल्ट, ठीक है बच्चे। ये है कि एक बंदा है, वो एक बंदा है जो कि +2 कूलम चार्ज को लेके 1 से 4 तक चलता है, 1 से 4 तक प्लस ऐसे चला। ये जो बंदा है ये क्या किया, +2 कूलम चार्ज को लेकर के 1 से लेकर के 2 तक चला। कहाँ तक चला, 1 से लेकर के 2 तक चला। जब ये बंदा 1 से 2 तक जाएगा तो अपने को ये बात पता है बच्चों कि वर्क डन क्या होता है, डेल्टा V इंटू अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर इसका अपन सॉल्यूशन करें तो देखो, बंदा कितना चार्ज लेके घुमा, तो वर्क डन इज इक्वल टू +2 कूलम चार्ज लेके घुमा है, V4 माइनस V1। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो +2 कूलम, V4 की वैल्यू कितनी है, 40 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल लाइन थी और V1 की वैल्यू 10, तो इतना जूल का वर्क डन करना पड़ा होगा इसको। कोई दिक्कत, 60। ऐसे सवाल फ्रेम करके दिया जा सकता है इक्विपोटेंशियल लाइन के बिहाफ पे, कि इक्विपोटेंशियल लाइन दे दिया जाएगा और आपसे वैल्यू कैलकुलेट करा लेगा।